तो आप लोगों को देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है सभी वीडियो का, तो उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। घोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण ये हो गए थे। अब हम लोग देखते हैं वर्तनी। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। याद रखिएगा, जो हमारी लिखने की रीति होती है, रीति यानी कि तरीका, जो हम लिखने की तरीका अपनाते हैं उसे हमें क्या कहलाते हैं? वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। जैसे हिज्जे करना, या बचपन में आप लोग आपके टीचर्स पहले इमला बुलाते होंगे, इमला आप लोग जानते हैं, हिज्जे कराते हैं, हिमालय लिखो, ये लिखो, तो उसमें वर्तनी अशुद्धियाँ हो जाती थी, मतलब त्रुटि हो जाती थी। हम लोगों को कुछ लिखने के लिए दिया जाता था और उसमें कहीं स का उच्चारण, कहीं और किसी चीज़ का उच्चारण उसमें, या मात्राएं मिस्टेक हो जाती थी। तो इसको क्या कहा जाता है? वर्तनी अशुद्धि को हम लोग देखेंगे कि क्यों वर्तनी का उच्चारण स्थान के हिसाब से कैसे त्रुटि हो जाते हैं, उनके नियम को देखेंगे आज। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। वर्तनी का सीधा संबंध कहाँ से होता है? उच्चारण से होता है। यानी कि जैसे हम उच्चारित करेंगे वैसे सामने वाला लिखेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी त्रुटियां आ जाते हैं कि वो उच्चारित करते करते हमें कुछ दूसरा सुनाई देते हैं। तो इसीलिए आज देखते हैं, कुछ नियम होते हैं और क्या लिखेंगे तो त्रुटि हो जाएगा, तो ये आज देखते हैं। पहला नियम है अंक के मात्रा में। अंक के मात्रा में क्या त्रुटियाँ होते हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुंठा, ये क्या है? कुंठा। ये आपका सही है, लेकिन यदि हम लोग इस तरह से कुंठा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, ये कुंठा पंचमा अक्षर वर्ग में देखा जाए, यानी कि जो अंक का मात्रा लगता है उसमें भी हम लोगों के मिस्टेक होते हैं, यानी कि गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। उसके नियम देखिए, यदि पंचमा अक्षर वर्ग होते हैं, जैसे कि लास्ट में अंगा हुआ, म हुआ, या न हुआ, अण हुआ, म हुआ, तो इसमें देखिए कुंठा। तो ये कुंठा जो है ये सही है और ये क्या है? गलत है। कैसे? मैं आप लोगों को बताई थी, फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि कुंठा क्या हो जाएगा? ये सही होगा और ये सही होगा, ये नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताई थी, जैसे कुंठा, ठीक है, ये कुंठा है। तो कुंठा में आप लोगों का जो अंक का मात्रा लगा है उसके बाद कौन सा अक्षर है? अण है। क्या है? अण है। तो उसका ये ठ है, क्या है? सॉरी, ठ है। तो ठ का पंचमा अक्षर क्या हो जाएंगे? ट, ठ, ड, ढ, अण। मैं आप लोगों को बताई थी, ट, ट, ड, ढ, अण। तो इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो क्या छुपा हुआ है? आधा अण छुपा हुआ है। यानी इस तरह से हम लोग कुंठा लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से कुंठा लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी ये आधा न वाला कुंठा नहीं होगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से व्यंजन देखा जाए तो वही ट्रिक है। च, छ, ज, झ, न्य होता है, मैंने ये च, छ, ज, झ क्या होगा? ये होगा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें व्यंजन देखिए, ये सही है आपका व्यंजन, और आप लिख रहे हैं ये सही है और ये गलत है, क्योंकि इसमें आधा न नहीं होगा। तो ऐसे त्रुटियां होते हैं। मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ये गंगा के बारे में भी बता चुकी हूँ, दंत के बारे में भी। दंत यदि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं तो ये सही है, ठीक है। तो इसी तरह से वर्तनी अशुद्धियाँ देखने को मिलते हैं। अब चंद्र बिंदु, जो हमारी चंद्र बिंदु होती है, चंद्र बिंदु के आधार पर भी हम लोग गलतियाँ करते हैं, ये वर्तनी अशुद्धि हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे चंद्र बिंदु के आधार पे देखा जाए, गांधी लिख रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। ये भी मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक जब कर रही थी तो अनुस्वार और अनुनासिक में आप लोगों को समझा दी थी। क्या समझाई थी आप लोगों को? जैसे यहाँ पे आ का मात्रा या फिर अ का मात्रा अ हो तो आपके ऊपर क्या हो जाते हैं? चंद्र बिंदु लग जाते हैं। इस तरह से अंक बिंदु नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से देख लीजिए आगे, ये गांधी का ये सही हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है, मतलब अंक का मात्रा जो लगा है ये सही नहीं है और ये सही हो जाएगा। तो इसी तरह से दांत, कोई इस तरह से भी गांधी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? सही नहीं होंगे।
आप लोग चंद्र बिंदु में देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को उस समय अनुस्वार और अनुनासिक में बताई भी थी। अनुस्वार और अनुनासिक में मैं आप लोगों को बताई थी चंद्र बिंदु के बारे में जानकारी कि चंद्र बिंदु होता है तो वो अनुनासिक होता है और बिंदी होता है अनुस्वार होता है, लेकिन कहीं कहीं बिंदियाँ भी अनुनासिक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो क्या ऐसे गांधी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु वाला गांधी हो जाएगा। यदि हम लोग इस तरह से गांधी लिखेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार हो जाएगा, न कि अनुनासिक। और चंद्र बिंदु में क्या होता है? अनुस्वार नहीं, चंद्र बिंदी आपका अनुनासिक में लगाया जाता है। ये दांत आप लोग इस तरह से लिखेंगे, गलत हो जाएगा। दंत यानी दांत जो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ये क्यों गलत हो जाएगा? और सही ये है, देखिए दांत इस तरह से लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। मैंने ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, और ये ट्रिक मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुकी थी। तो ये दांत और दांत यानी ये सही है और ये गलत है। इसमें आधा नौ तो दांत हो जाएगा। तो अनुस्वार में इस तरह से होता है, लेकिन अनुनासिक में ऐसा नहीं होता, इसीलिए दांत का आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे डॉक्टर वाला वो औ का मात्रा लिखते हैं, औ से औरत वाला। डॉक्टर वाला औ किस तरह से ये वर्तनी में अशुद्धियाँ लाते हैं, त्रुटियाँ लाते हैं। देखिए जैसे अर्ध चंद्र बिंदु यानी अंग्रेजी या विदेशी शब्द में जो अर्ध चंद्र बिंदु लगता है, जैसे ये यहाँ पे काफ़ी है तो काफ़ी का आपका इस तरह से ये कॉफ़ी हो जाएगा, ये सही है। फिर यहाँ पे एक देखिए नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ पे नुक्ता, उसको भी ध्यान दीजिए। तो ये सभी वर्तनीय अशुद्धियाँ होते हैं। डॉक्टर का डॉक्टर, यदि आप इसमें चंद्र बिंदु लगा रहे हैं सोचते हुए इसमें अंक का मात्रा दे देंगे तो डॉक्टर, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आ के स्थान पर असंबंधी दोष। आ के स्थान पर असंबंधी दोष, जैसे व्यावसायिक, हम लोग व्यावसायिक लिख रहे हैं तो यहाँ पे व्यावसायिक ये आपका क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे और ये सही हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पे आ के स्थान पर असंबंधी दोष हो जाते हैं। जैसे यहाँ व्यावसायिक दिया हुआ है, यहाँ आ का मात्रा नहीं है, यहाँ व्यावसायिक दिया है, तो ये आप लोगों का राइट हो जाएगा। और ये आप लोगों का कभी भी आप लोग देखिएगा इक प्रत्यय यदि कहीं पे लगा हुआ है पीछे इक, जैसे कि व्यावसायिक, भागीरथी, ये ई मात्रा लगा है इसमें, तो आप लोगों का भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होगा। तो ध्यान रखिएगा, इक मात्रा का प्रयुक्त जहाँ पे होता है या बड़े ई की मात्रा से, यहाँ पे भागीरथी में ई का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका आगे यानी सामने आ मात्रा हो जाता है, अ मात्रा नहीं होता है। तो इससे भी दोष हो जाते हैं वर्तनी अशुद्धि के। अब वर्तनी अशुद्धि के लिए देखते हैं हम लोग आगे। आ की मात्रा अनावश्यक, यानी कहीं पे हम लोग आ की मात्रा अनावश्यक रूप से दे दिया जाता है, जैसे ये आधीन ऐसा नहीं होगा, अधीन होगा। ठीक है, फिर आगे देखें त्रुटि। छठवां है छोटी ई से स्थान पर बड़े ई का प्रयोग हो जाना। जैसे कि यहाँ पे पुष्टि है, ये आप लोगों का अशुद्ध वर्ग हो जाएगा। और कालिदास, ये आपका अशुद्ध वर्ग हो जाएगा। पुष्टि क्या होगा? छोटे ई मात्रा होगा, जो बड़े ई मात्रा छोटे ई के स्थान पे हम लोग बड़े ई देते जा रहे हैं, ये गलत है। जैसे कालिदास है, कालिदास बड़े ई है, बड़े ई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे छोटे ई का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए सातवां ई की मात्रा छोड़ देना, यानी ई की मात्रा क्या करते हैं? कहीं कहीं आप लोग छोड़ देते हैं लिखते समय, जैसे कठिनाई, तो ये गलत है आप लोगों का। और कठिनाई ये सही है। रचयिता ये गलत है। रचयिता ये क्या है? ई की मात्रा को छोड़ देने से भी वर्तनी अशुद्धियाँ आ जाते हैं। अब ई की मात्रा अनावश्यक प्रयोग। अब ई की मात्रा कैसे अनावश्यक प्रयोग? यहाँ पे अहल्या सही है, लेकिन ये अहिल्या यानी ई की मात्रा अनावश्यक प्रयोग किया गया है यहाँ पे। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं अहिल्या कर देते हैं, तो ये गलत है। हमारे उच्चारण के आधार पे देखा जाए अहल्या सही है, तो आप लोग अहिल्या कर देंगे तो बच्चे उसको अहिल्या लिख लेंगे, तो वो उसका वर्तनी अशुद्धियाँ देखने को मिल जाएंगे। वापिस, ये आपका अशुद्ध है क्योंकि वापस होता है, वापिस नहीं होता है। इस तरह से नौवां ट्रिक यानी नौवां रूल देखा जाए, नियम देखा जाए, ई की मात्रा के स्थान पर बड़े ई की मात्रा होनी चाहिए।
यानी जहाँ पे ई की मात्रा होती है, छोटे ई की मात्रा, वहाँ के स्थान पर क्या होगा, बड़े ई की मात्रा होनी चाहिए। कैसे, किस तरह से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये आपका आ गया छोटे ई की मात्रा के स्थान पर बड़े ई होना, यानी यहाँ पे अद्वितीय लिखा हुआ है तो यहाँ छोटे ई और छोटे ई है। और एक आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, कभी भी छोटे ई 2 बार नहीं होता है, या बड़े ई 2 बार नहीं होता है। जहाँ छोटे ई आप लोग देख लीजिएगा, बहुत से शब्दों को लेके जहाँ पे छोटे ई होता है, दूसरा जो शब्द होता है, अक्षर होता है, वो बड़े ई हो जाता है। तो यहाँ पे अद्वितीय, यहाँ पे देखिए तो हमें बड़े ई का मात्रा लग गया है। आप लोगों के ट्रिक के लिए एक आसान सा जो आप लोगों को समझ में आए। निरोग, निरोग, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, छोटे ई मात्रा हो जाएगा। मैंने छोटे ई की मात्रा के स्थान पे आपका बड़े ई की मात्रा होनी चाहिए, और जहाँ पे आप लोग देखिएगा छोटे ई मात्रा होनी चाहिए, वहाँ जैसे ये निरोग में आपका छोटी ई मात्रा सही होगा, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बड़े ई का मात्रा दे देते हैं। और छोटे ई बड़े ई में बहुत ही मिस्टेक होते हैं, तो इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों की वर्तनी शुद्धि हो जाएगी। अब देखते हैं ऊ के स्थान पर बड़े ऊ की मात्रा, आप लोग देखते हैं हर जगह ऊ के स्थान पर बड़े ऊ की मात्रा दे दिया जाता है। जैसे फूल है, फूल आप लोगों का बड़े ऊ होगा, लेकिन फूल इस तरह से लिख लिया जाता है जो वर्तनी में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। इसी तरह से देखा जाए अनुदित, अनुदित और अनुदित, अनुदित छोटे ऊ मात्रा और अनुदित जो है ये बड़े ऊ मात्रा। उसी तरह से वधु और वधु, ये वधु और ये वधु, तो इसमें बड़े ऊ मात्रा लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटे ऊ मात्रा लगा दिया जाता है, वधु कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नोट में है, टिप्पणी के में है, मतलब आप लोग नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदी में तद्भव और विदेशी शब्दों के अंत में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, यानी जो हिंदी में तद्भव और विदेशी शब्दों के जो अंत होते हैं, यानी तद्भव शब्द होते हैं और विदेशी शब्द होते हैं, उसके अंत में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। यथा, जैसे कि देखिए आंसू, और इसको हम लोग तत्सम में देखा जाए तो अश्रु, ये अलग हो जाएगा। ये आंसू आपका तद्भव हो गया। तंबाकू ये बड़े ऊ लग गया, ये आपका विदेशी शब्द है। डाकू विदेशी शब्द है। बहु आदि जो सूक्ष्म है, स्थूल है, इसमें सब में क्या हो जाते हैं, बड़े ऊ। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नोट करने लायक है। तत्सम में आपका बड़े ऊ मात्रा नहीं लगेगा, लेकिन तद्भव में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा लगते हैं अंत में। अब 11वां नियम देख लीजिए, री संबंधी दोष। री संबंधी दोष किस तरह से हम लोग करते हैं, ये ब्रिज हो गया, ये ब्रज हो गया, तो री संबंधी यहाँ पे ब्रिज ये गलत है, और जो ये ब्रज है ये आप लोगों का सही है। संग्रहित, ये संग्रहित नहीं संग्रहित होता है, तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ये ब्रिटिश यानी ब है और उसको व कर दिया गया है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो जाएगा, और ब्रिटिश हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दृष्टा, दृष्टा, ये आप लोगों का गलत है और ये आप लोगों का सही है। इस तरह से री के आधार पे भी दोष देखा जाता है वर्तनी अशुद्धि में। देखिए यहाँ पे पृथक का पृथक यानी पृथक नहीं होता है, पृथक होता है, तो याद रखिएगा। इस तरह से वर्तनी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होंगे, विसर्ग संबंधी जैसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं, दुख लिख देते हैं, ये आपका गलत है और ये आपका दुख सही है। याद रखिएगा, ये दुख आप लोगों का गलत है और ये दुख आप लोगों का सही है, तो वर्तनी अशुद्धियाँ हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये निस्वार्थ, निस्वार्थ आपका गलत है। निह स्वार्थ यानी विसर्ग लग जाते हैं, वो आपका सही है। अब देखिए नियम, कुछ और भी नियम हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ और भी नियम है। विसर्ग के पश्चात जो तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत्य स आए, तो यहाँ पे विसर्ग को यथावत लिखा जाता है, या उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे कि दु, धन, शासन। देखिए सा आ गया यहाँ पे, मान तालव्य स आ गया, तो यहाँ पे आपका दु शासन, यानी जहाँ पे आप लोगों का सलजम का स, षटकोण का स और सरुता का स आए, वहाँ पे निसंदेह आप लोगों का क्या लग जाएगा, यथावत विसर्ग लग जाते हैं। जैसे निसंदेह, देखिए यहाँ पे निसंदेह स आया आपका, यहाँ पे निसंदेह स आ गया आपके, यहाँ पे निसंदेह, यहाँ पे देखिए निश्चय, यहाँ पे आधा स आपका यहाँ पे छूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विसर्ग लग जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सलजम का स यानी कि तालव्य श और सरुता का स दंत्य स एक साथ होंगे जैसे कि प्रयुक्त होते हैं वहाँ एक साथ। जैसे ये बहुत आसान सा ट्रिक है, इसमें बहुत मिस्टेक होता है। आप लोगों को मैं बहुत ट्रिकी माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों का सबसे पहला स जो होता है क्या होता है, वर्णमाला में ये स होता है। फिर आप लोगों का कौन सा स होता है, ये स होता है। फिर आप लोगों का कौन सा स होता है, ये दंत्य स होता है, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, तो कोई भी वर्ण जब हम लोग लिखते हैं और उसमें दो स का प्रयोग किया गया हो तो एक ही स नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दो स का ये प्रयोग किया गया हो तो सबसे पहले स यही होगा, उसके बाद ये दोनों स हो सकते हैं। ये हो सकता है या ये हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से, आप कभी भी आपकी वर्तनी अशुद्धियाँ नहीं होंगे इसको देख लेने के बाद। यहाँ पे देखिए सा है, ये आप लोगों का तालव्य स है, उसके बाद आप लोगों का क्या है, दंत्य स है। दो स का उच्चारण किया गया है शासन, तो यहाँ पे आप लोगों का ये स पहले आ गया और ये स आपका क्या हो गया, बाद में आ गया। ठीक है। अब प्रशंसा देखिए, प्रशंसा में भी ये स पहले और ये स बाद में। आपका ये नृशंस में भी देखिए, ये आपका पहला आ गया और स आपका बाद में आ गया। ये स पहले आ गया, ये स। आप बहुत से शब्दों को ले लीजिए, आज ही आप बैठ जाइए और बहुत से शब्दों को ले लीजिए। दो स जहाँ पे उच्चारित होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, पहले जो स होता है यही स पाया जाता है, उसके बाद ही ये स हो या फिर ये स भी हो सकते हैं। जैसे विशेष, वि से स, ये हो गया आपका। तो पहले क्या सा आया आपका, पहले ये स आया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, ये स आया। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसी प्रकार जो तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ तभी स पहले, और जो ये स है मैं वही आप लोगों को ऊपर ही बता दी, यही बात है। जैसे यहाँ पे शीर्षक है, शोषण है, ये पहले ये स आएगा, फिर इसके बाद ये स आएगा, ये स आएगा, फिर इसके बाद ये स आएगा, ये स आएगा, फिर इसके बाद ये स आएगा, ये स, फिर इसके बाद ये स, ये और ये याद रखिएगा। आप बहुत से, आप सिर्फ मैं यहाँ पे जो रखी हूँ उसी में ही नहीं, आप लोग और भी शब्दों को ढूंढ लीजिए, देखेंगे तो पहला जो हम लोग का तालव्य स ही आता है, उसके बाद दंत्य स या मूर्धन्य स जो भी आएंगे। तो इसको आप लोग बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं और वर्तनी अशुद्धियाँ बहुत ही कम हो सकती है। र के प्रयोग में अशुद्धि, जब र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद, यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा आशीर्वाद। तो यहाँ क्या कहा गया है, र के प्रयोग में अशुद्धि, जब र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वो उससे पहले पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। जैसे आशीर, र तो कहाँ होगा, आशीर, आशीर, तो इससे पहले, यानी कि ये तो इधर पढ़ना चाहिए, इधर, तो आपका इधर आशीर्वाद पढ़ना चाहिए, तो ये गलत है और ये क्या है, सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। वही निर्माण, तो निर्माण आप ये हिच्चे कीजिए, उच्चारण कीजिए, निर्माण, नीर, र कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और ये यदि हम लोग यहाँ दे दिया जाता है, ये क्या हो गया हम लोग का, और यदि यहाँ दे दिए तो ये हो गया निमारण। इस तरह से, मतलब र का उच्चारण जो वर्ण में रेफर लगता है उससे पहले हो जाता है, तो ये हम लोग का सही है और ये हम लोग का क्या है, गलत हो जाएगा। उसी तरह से पुनर्स्थापना देखिए, पुनर्स्थापना, र कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। र आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हम लोग का ये ऊपर रेफर कहाँ लगेगा, था में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आधा स है तो आधा स में तो नहीं लग सकता, इसीलिए था में लगेगा। तो पुनर्स्थापना ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे कि रोको मत जाने दो, यानी कि ये क्या होगा, रोको मत जाने दो, ये आप लोगों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो विराम चिन्ह है, जो कोमा देते हैं, उस कोमा से ही हम लोगों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे, रोको मत जाने दो, यदि रोको मत यहाँ पे हम लोग का कोमा लग जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, रोको मत जाने दो। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय, कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे खाकर, पीकर, धोकर, अपनाकर, इस तरह से पूर्वकालिक प्रत्यय जो कर होता है उसको
अपने क्रिया के काम से, मतलब जो काम कर रहे हैं हम लोग, खाना पीना धोना, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें कर जुड़ दिया जाता है। अब योजक चिन्ह से भी मिस्टेक होते हैं, यानी गलतियां हो जाती हैं, वर्तनीय अशुद्धियां आ जाती हैं। कैसे वर्तनीय अशुद्धियां आ जाते हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे द्वंद्व समाज के पदों के बीच देखा जाए तो ये योजक चिन्ह होते हैं, तो ये योजक चिन्ह से भी हम लोग का वर्तनीय मिस्टेक हो जाते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, यदि हम लोग माता पिता इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि माता और पिता होता है तो यहाँ योजक चिन्ह लुप्त रहता है। योजक चिन्ह में आप लोगों का क्या लुप्त है, और क्या लुप्त है, और माता और पिता, राधा और कृष्ण, राम और रात और दिन। ठीक है, ये सही होगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। सम उपसर्ग, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। मैं जब मेरे छात्र छात्राओं को पढ़ाती थी, चाहे वो यूजीसी नेट का मैं ऑनलाइन क्लासेस कराती थी, उसमें भी मैं इसको पढ़ाई हूँ, और कॉलेज में भी इस विषय को मैं पढ़ाई हूँ, तो इसमें बहुत लोग नहीं समझ पाते कि कैसे किस तरह से। ये एक बार आप लोग समझ जाएंगे, जैसे मैं इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हैं आप लोगों को, तो वर्तनी शुद्धि में यही देते हैं, सन्यासी, संहार। मैं इंटरव्यू देने गई थी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो मुझे सन्यासी लिखने के लिए वहाँ कहा गया था, और ये पूछा गया था कि क्यों आप स के ऊपर अंक मात्रा भी दे रहे हैं और आधा न क्यों दिया जा रहा है। तो ये ट्रिक है इसका, ये नियम है वर्तनी शुद्धि का। सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, यदि सम उपसर्ग है और उसके बाद यदि आपका य, र, ल, व आ रहा है, यानी सम उपसर्ग है और उसके बाद य, र, ल, व आ रहा है, याद रखिएगा। और तालव्य श, दंत्य श और ह आदि ध्वनियों हो तो उसमें क्या होता है, म को हमेशा अनुस्वार यानी कि एक बिंदी के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे संयम, यह आ गया, यह के ऊपर ये आधा म है, न कि आधा न। जैसे मैं आप लोगों को स्पर्श व्यंजन में बताई थी, क ख ग घ, उसका पंचमा अक्षर हो जाता है, इसका पंचमा अक्षर हो जाता है, उसका पंचमा अक्षर हो जाता है, लेकिन यह का तो नहीं बताई थी आप लोगों को। तो यह में ऊपर जो आपका अंक का मात्रा लगता है, ये पंचमा अक्षर नहीं होता है, ये स और म इस तरह से हो जाता है। यदि इसको विच्छेद किया जाए तो स म हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयम इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सन्यासी, ये हमेशा हर बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आप जैसे कहीं भी कोई भी जॉब के लिए जाएंगे, खासकर शिक्षक भर्ती या फिर टीटी वगैरह के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इंटरव्यू हो चाहे उस एग्ज़ाम में लिखित हो, तो इसमें ये सन्यासी को बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि स के ऊपर अंक का मात्रा लगा हुआ है और फिर आधा न कैसे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए स है, स के जो ऊपर अंक का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसके बाद में य है, तो ये क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो यहाँ पे आधा न भी य में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सन्यासी। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अ, उ एवं आ मात्रा वाले वर्णों साथ अनुनासिक चिन्ह, जैसे चंद्र बिंदु को इसी चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि ये आँख है, मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुकी हूँ, जहाँ पे आ का मात्रा या फिर खाली अ हो तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, चंद्र बिंदु इस तरह से लगता है। बाकी जैसे ओ का मात्रा हो गया, ए का मात्रा हो गया, औ का मात्रा हो गया, इसमें क्या हो जाता है, एक बिंदी के रूप में चंद्र बिंदु लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु यथावत जैसे कि तैसे लगाया जाता है। किसमें, जैसे इसमें मात्रा आ का मात्रा लगा हुआ है, आँख हो गया, जाँच हो गया, कांच हो गया, अंगना, ढांचा, ताक, दायां, ऊठ। ठीक है, परंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह को अनुस्वार अंग के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताई थी, यदि मात्रा उसमें चिन्ह हो जाए तो ये अनुनासिक ही है, लेकिन ये नहीं, मैंने, ढेंचा, खींचना, सिंचाई, ईंट, दाएं बाएं, देखिए ये सब जो अंक का मात्रा लगा हुआ है, ये आपका किस में आ जाएगा, अनुनासिक में आ जाएगा, ना कि अनुस्वार में। इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, और इस तरह से वर्तनियाँ अशुद्धि आ जाते हैं। अब तक और साथ आदि अवयवों को पृथक लिखा जाना चाहिए। तक और साथ आदि अवयवों को पृथक लिखा जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक आदि। जैसा तथा सा आदि सारूप्य वाचकों के पहले योजक चिन्ह, जैसे कि इस तरह से योजक चिन्ह है, इसको लगा दिया जाता है। तो ये बहुत ईजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये उतना खास है नहीं। वर्तनी अशुद्धियाँ इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाकू सा, तीखा सा,
आप सा, यानी आप सा प्यारा और कोई नहीं है, प्यारा सा, कन्हैया सा, इस तरह से मैंने कन्हैया जैसे, कन्हैया जैसे रूप वाला क्या है गया कन्हैया सा आदि ऐसे दे दिया जाता है। अब देखिए 23 है सिरोरेखा। इसमें बहुत ही मिस्टेक होता है, सिरोरेखा में वर्तनी बहुत ही ये हो जाते हैं। इसमें किस तरह से गलतियाँ होते हैं देखिए, सिरोरेखा का प्रयोग ना हो तो यहाँ पे अधर्म, ये अधर्म हो गया आपका, और ये इसमें बीच में ऐसे कर दिया जाए, इस तरह से ऐसे कर दिया जाए तो ये ध नहीं कहलाएगा। ध में हम लोग का क्या रहता है, गैप रहता है, यानी सिरोरेखा आप नहीं देंगे तो मिस्टेक हो जाते हैं आपका, वर्तनी मिस्टेक। और सिरोरेखा को इधर उधर दे देने से भी आप लोगों का गलती मिस्टेक हो जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आप लोगों को बता दूं, स्कूल बंदर खा जाएगा, तो आप लोगों को ये क्या लग रहा है, अरे बिंदु स्कूल बंदर खा जाएगा, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यही है सिरोरेखा, यदि आप सही नहीं लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे लोगों को, चाहे कॉलेज में हो, हम लोग यही सिखाते हैं कि कभी भी सिरोरेखा को आप लोग जब, क्योंकि बहुत से बच्चे, कॉलेज के भी बच्चे, आप लोग महाविद्यालय के भी बच्चों को देखेंगे तो सिरोरेखा देते ही नहीं हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे ये बन द र इस तरह से, और ऊपर सिरोरेखा देते ही नहीं है। और उन्हें यदि कहा जाए तो कहते हैं कि यहाँ पे तो एक लकीर है, तो हम लोग फिर सिरोरेखा क्यों दें। तो सिरोरेखा में कितना वर्तनी मिस्टेक हो सकते हैं, कितना वर्तनी गलत, और बोलेंगे हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी सिरोरेखा, जैसे स्कूल बंदर खा जाएगा, ये यदि ये और ये सिरोरेखा, ये रखा र खा, इसको अलग और इसको अलग लिखना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, स्कूल बंद रखा जाएगा, तो आपका ये सही होगा। तो इसी तरह से आपका सिरोरेखा संबंधी प्रयोग में भी गलतियाँ देखने को मिलते हैं। अनुस्वार, अब अगला नियम देखते हैं। अनुस्वार प्रतीक का प्रयोग दो परिस्थितियों में संभव नहीं है। अनुस्वार प्रतीक का प्रयोग दो परिस्थितियों में कैसे संभव नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। क यदि अनुस्वार प्रतीक दो पंचमा अक्षर चाहे समान हो या असमान, वहाँ अनुस्वार की जगह अर्ध पंचमा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जन्म, यानी इसमें अंक का मात्रा, ज में अंक का मात्रा नहीं लगेगा, जन्म को इस तरह से आधा न और म ही लिखा जाएगा। फिर मम्मा, आधा म और फिर माँ, अम्मा, 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 मम्मी, चम्मच, से सभी में क्या हो जाएगा आपका आधा म, या यहाँ पे अंक यानी कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यदि पंचमा अक्षर, जो पांचों अक्षर होते हैं, अंगा, व, अण, न और म के पश्चात अंतस्थ व्यंजन जैसे कि य, र, ल, व आए, तो भी अनुस्वार का प्रयोग न होकर पंचमा अक्षर का ही प्रयोग होता है। मैं ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ उसको। य, र, ल, व आए या फिर श, श आए, तो वहाँ पे आप लोगों का पंचमा अक्षर की जगह क्या होता है, आधा म का उच्चारण होता है, ऊपर ही बता चुकी हूँ। जैसे कि अन्य व, यानी कि आधा न व ए, यानी कि इसमें अंक का मात्रा नहीं लगेगा, अ के ऊपर अंक का मात्रा नहीं लगेगा, इसमें आधा न व होगा। यहाँ पे नम्य, जैसे कि न आधा म य, याद रखिएगा, य, र, ल, व यदि हो तो उसके आगे अंक का मात्रा न लगते हुए जो पंचमा अक्षर का अंतिम ये होता है, अंगा, य और अण, न और म, वही लग जाते हैं। दूसरा नियम है, क्रिया व अव्यय में ए का प्रयोग ही करना चाहिए। जैसे कि लीजिए, लीजिए में ली में छोटे ही और जी में छोटे ही मात्रा होगा, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। लेकिन लास्ट में क्या है, ए का ये लगा हुआ है, तो याद रखिएगा इसमें ए लगेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लिया जाए, दीजिए, लिए, चाहिए आदि। अब 26वां नियम है, संज्ञा शब्दों के अंत में बड़े ई का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि य में बड़े ई का नहीं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, भलाई, भलाई में य का उच्चारण नहीं होगा, ये आप लोगों का वर्तनी मिस्टेक हो जाएगा। भलाई इस तरह से होगा, पिटाई इस तरह से होगा, कमाई ये ई होगा, न कि क माँ ई ऐसे नहीं होगा, ये वर्तनी मिस्टेक हो जाएंगे, वर्तनी गलत हो जाएगा। पढ़ाई, पढ़ाई इस तरह से होगा, न कि य का मात्रा। इस बहुत जगह य का मात्रा लगा दिया जाता है, बड़ाई जैसे य ई कर दिया जाता है, किया इस तरह से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कई लिख रहे हैं, कई, तो कई हमेशा क्या होगा, इसी तरह से ही लिखा जाएगा, न कि
इस तरह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वर्तनी के ये से। फिर वर्णों को संयुक्त वर्णों की संयुक्त करने की प्रक्रिया हलंत लगाकर की जाए। जैसे हलंत लगाकर, जैसे कि लट्टू, ये क्या है, लट्टू, ये भी सही है, ठीक है। ये भी आपका हलंत लगा के लट्टू लिखा जाए, जैसे यहाँ पे ट और यहाँ हलंत लट्टू। मिट्टी, ये मिट्टी जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसमें ट में हलंत रहेगा, ये हमारा सही वर्तनी होगा, ठीक है। फिर पुराने वर्ण मैं आप लोगों को पहले से ही बताई थी। पुराने वर्ण जैसे कि पहले विद्यालय, द्वत, द्वध इस तरह से रहते थे। द्वत, ये द्वत व्यंजन भी कहा जाता है। द्वंत वर्ण, दो व्यंजनों का वर्ण रहते हैं जिसको द्वित वर्ण भी कहा जाता है। मैं वहाँ आप लोगों को पहले वीडियो में बताई थी ये वर्ण विचार पढ़ाते समय। तो इसी तरह से ये पुराने वर्ण और मानक वर्ण यहाँ अभी बहुत ही अंतर हो गए हैं। ये पहले पुराने वर्ण में इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अभी मानक वर्ण हिंदी का जो संशोधित हुआ तो इसमें अभी ये लिखा जाता है। तो याद रखिएगा। अब पुराने वर्ण जैसे कि पहले बड़े री थे, इस तरह से बड़े री, अभी छोटे री का ही उच्चारण किया जा रहा है। पहले ख इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन ये र व टाइप का उच्चारित हो जाते थे, जिसके कारण इसको मानक वर्ण में इस तरह से ख लिखा गया। पहले छ इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अभी मानक वर्ण में देखा जाए छ ऊपर जो सिरोरेखा है, सिरोरेखा में टच करता हुआ सही रहता है। पुराने ज़माने में झ का उच्चारण इस तरह से होता था, लेकिन अभी का झ ये होते हैं। पुराने ज़माने में अण इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अभी मानक वर्ण यानी कि जो हमारी वर्तनी को बहुत ही आसान करने के लिए मानक वर्ण का प्रयोग किया गया। पुराने वर्ण में कुछ शब्द ऐसे थे, कुछ वर्ण ऐसे थे जो हमें बहुत ही कठिन लगते थे, तो उसके लिए आसान करने के लिए ये इन सभी वर्ण को मानक वर्ण में आसान कर दिया गया। तो ये ताकि समझने में कोई दिक्कत न जाए। जैसे ये ख लिखा जाता था तो र व उच्चारित हो जाता था, कहीं कहीं मान लीजिए दूर लिख दिया गया तो इसीलिए ख को मिला दिया गया मानक वर्ण में। इस तरह से ये रा जैसे दिख रहा था, इसीलिए इसको अण इस तरह से कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें भी वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि में अंतर होते हैं। अब संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, यथा, प्रकार, धर्म और राष्ट्र। जैसे कि संयुक्त र है, उसमें प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे। यथा कैसे, प्रकार, धर्म, राष्ट्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये सभी बहुत पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, यूजीसी नेट हो, आपके जैसे मान लीजिए कहीं पे साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, उस साक्षात्कार में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से अधिकतर जो शब्द हैं ये मेरे ही अनुभव के अनुसार ही बता रही हूँ। जब मैं मान लीजिए साक्षात्कार के लिए कहीं जाती हूँ, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, या फिर महाविद्यालय के लिए हो गया, तो ये सब में ये सभी पूछे जाते हैं। मैं जब पीजीटी केवीएस पीजीटी के लिए साक्षात्कार देने गई थी तो उज्ज्वल पूछा गया था मेरे को। उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाता है, आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है। एक पूछा गया था रविंद्र, याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। मिष्टान्न पूछा जाता है, जब मैं यूजीसी नेट का क्लासेस ले रही थी तब मेरे को मिष्टान्न पूछा गया था। महाविद्यालय में जब मैं ये जॉब करने के लिए गई तब वहाँ पे मेरे को सन्यासी पूछा गया था, तो याद रखिएगा। और श्रृंगार सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है श्रृंगार, याद रखिएगा। ये श्रृंगार हम लोग का जो अभी टंकण है, उस टंकण में भी ये नहीं आया हुआ है। तो क्यों इस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है, इसका मैं आप लोगों को उदाहरण सहित समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये श्रृंगार आप जैसे स्र लिखते हैं, यानी दो र का उच्चारण, दो मात्राओं का उच्चारण एक ही अक्षर में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का स्र लिखा हुआ है तो एक ही मात्रा, जैसे ये तो र का रेफर है, जो प्र लिखते हैं ऐसे प्र, तो ये र का रेफर है, तो ये र का रेफर लगते हुए फिर री का मात्रा नहीं लग सकता। इसीलिए क्या हो जाता है, ये स्र है और स्र में री का मात्रा लगने से श्री हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, श्रृंगार लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी में कुछ न कुछ उसमें संबंधित होते हैं, जिसके कारण हमें इसे ऐसे लिखना पड़ता है, क्योंकि एक ही अक्षर में दो मात्राएं संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आप का लिखे हैं तो का में का लिख के आप के डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये को हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये सब पूछे जाने वाले
ये हैं सभी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, चाहे साक्षात्कार में हो, परीक्षाओं में हो, ये पूछे ही जाते हैं। ध्यान से इसको आप लोग देख लीजिएगा और कभी भी वर्तनी मिस्टेक नहीं होगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उज्ज्वल, आशीर्वाद, कवियत्री, ज्योत्सना, अनुगृहित, वाल्मीकि, वरहिणी, विरहिणी, ये आधीन लिखना देखिए गलत है। अधीन, ऐतिहासिक मैं आपको बताई थी इक होगा लास्ट में, तो आपका इधर और नहीं होता है। अर्पल, और प ल यानी जहाँ पे र उच्चारण हो उसके दूसरे वाले शब्द में रेफर लग जाते हैं। जैसे आशीर्वाद, आशीर र यहाँ आ रहे हैं व से पहले, तो व में उसका रेफर लगेगा। वही पहले मैं जो पढ़ा चुकी थी, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और आज इतने में ही क्लास समाप्त करते हैं। बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि लंबे वीडियो देखने में भी आप लोगों को बोर लगने लग जाते हैं, इसीलिए क्षमा चाहूँगी और इसको नहीं बढ़ाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक सुने मेरे को और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किए। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।